नमस्कार। आज हम एक लिसनर के भेजे हुए नोट्स पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक है फिक्स्ड प्रेपोजिशंस और हमारे पास 10 खास वाक्यांश हैं, संख्या 31 से 40 तक। और देखिए, हमारा मिशन सिर्फ इन शब्दों को रटना नहीं है ना, बल्कि इनके पीछे के लॉजिक को, इनके बीच के बारीक फर्क को महसूस करना है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में यही छोटी छोटी बातें हमें दूसरों से आगे या पीछे कर देती हैं। तो आज हम शब्दों की 3 अलग अलग दुनियाओं में चलेंगे। पहली है स्वीकृति और संभावना की, दूसरी है काम और लेनदेन की, और तीसरी जो सबसे पेचीदा है वो है इंसानी भावनाओं और रिश्तों की। चलिए शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि प्रेपोजिशंस आप कह सकते हैं भाषा की साइलेंट डायरेक्टर होते हैं। वो हमें बताते हैं कि एक्शन किस दिशा में जा रहा है, उसका कारण क्या है या उसका तरीका क्या है। और जैसा कि आपने कहा, एक ही शब्द जैसे एडमिट इन छोटे डायरेक्टर्स के बदलने से अपना पूरा किरदार ही बदल लेता है। तो आज हम इसी कैसे और क्यों को परत दर परत खोलेंगे। बढ़िया। तो चलिए पहली दुनिया में कदम रखते हैं, जहां हमारा शब्द है एडमिट, लेकिन इसके 3 अलग अलग चेहरे हैं, इनटू, ऑफ और टू के साथ। सबसे पहले है नंबर 31, एडमिट इनटू, जिसका मतलब है में प्रवेश देना। ये तो काफी सीधा सा लगता है ना। हाँ, ये काफी सीधा है। मैं तो इसको ऐसे सोचता हूं कि मान लीजिए एक गार्ड है जो किसी को थिएटर के गेट पर टिकट देखकर अंदर आने दे रहा है, तो ही वॉज एडमिटेड इनटू द हॉल। यहां एक फिजिकल मूवमेंट है, एक बाउंड्री को पार करके अंदर जाना। क्या ये सही तरीका है इसे याद रखने का? हाँ, ये एक बेहतरीन विजुअलाइजेशन है। इनटू अक्सर इसी तरह की गति और एक बंद जगह में प्रवेश को दिखाता है। लेकिन मैं इसमें एक और परत जोड़ना चाहूंगी। ये सिर्फ फिजिकल जगहों के लिए ही नहीं, बल्कि किसी ग्रुप, क्लब या सोसाइटी में शामिल होने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे शी वर्कड हार्ड टू बी एडमिटेड इनटू द प्रेस्टिजियस साइंस एकेडमी। अब यहाँ एकेडमी कोई कमरा नहीं है ना, वो एक संगठन है, एक समूह है। अच्छा, ये एक जरूरी न्यूआंस है। मतलब किसी एक्सक्लूसिव ग्रुप का हिस्सा बनना भी एडमिट इनटू हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पर, जो मेरे लिए हमेशा से थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा है। नंबर 32, एडमिट ऑफ। इसका मतलब है कि गुंजाइश होना। ये एडमिट के सामान्य मतलब स्वीकार करने से बहुत अलग लगता है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? मैंने तो बहुत कम सुना है इसे। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। ये एक बहुत ही फॉर्मल और अब थोड़ा रेयर यूसेज है, जो आपको ज़्यादातर लिखित अंग्रेजी या कानूनी दस्तावेजों में मिलेगा। यहाँ एडमिट का मतलब है अलाउ फॉर या लीव रूम फॉर, यानी किसी चीज की संभावना या गुंजाइश छोड़ना। जैसे आपका उदाहरण है, दिस सिचुएशन एडमिट्स ऑफ नो डिले। इसके शाब्दिक अर्थ है यह स्थिति देरी की कोई गुंजाइश नहीं रखती है। मतलब स्थिति खुद देरी की संभावना को अनुमति नहीं दे रही। ओह, तो यहाँ सब्जेक्ट कोई इंसान नहीं बल्कि खुद सिचुएशन है जो कुछ एडमिट या अलाउ कर रही है। मतलब अगर मैं कहूँ द एविडेंस एडमिट्स ऑफ नो अदर एक्सप्लेनेशन, तो इसका मतलब होगा कि सबूत किसी और व्याख्या की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक तरह से किसी चीज की सीमाओं को तय करने का तरीका है। ये बताता है कि क्या संभव है और क्या नहीं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उन रेयर यूसेजेस में से हैं जो टेस्ट किए जाते हैं। समझ गया। अब तीसरे पर आते हैं, जो शायद सबसे आम है। नंबर 33, एडमिट टू, यानी को स्वीकार करना। ये तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर किसी गलती अपराध को कबूल करने के लिए। जैसे कटघरे में खड़ा कोई अपराधी कहता है, आई एडमिट टू द क्राइम। यहाँ आकर्षक बात यह है कि प्रेपोजिशंस क्रिया के फोकस को कैसे बदलता है। एडमिट इनटू का फोकस है एक स्थान या समूह, एडमिट ऑफ का फोकस है एक संभावना या गुंजाइश, और एडमिट टू का फोकस है एक विचार, गलती या सच जिसे आप स्वीकार कर रहे हैं। तो टू यहाँ उस एब्स्ट्रैक्ट चीज की तरफ इशारा कर रहा है जिसे आप मान रहे हैं, ही एडमिटेड टू हिज मिस्टेक। वाह, एक ही शब्द एडमिट और 3 अलग अलग दुनियाएं, एक भौतिक, एक वैचारिक और एक अमूर्त। ये सच में कमाल है। चलिए अब अपनी दूसरी दुनिया में चलते हैं, काम और लेन देन की दुनिया। यहां हमारा पहला शब्द है एडवांस। हाँ, एडवांस शब्द प्रगति या आगे बढ़ने का सूचक है, लेकिन यहाँ भी प्रेपोजिशंस हमें बताते हैं कि ये प्रगति कैसे हुई या क्यों हुई। बिल्कुल। नंबर 34 है एडवांस बाय, द्वारा आगे बढ़ना। जैसे साइंस एडवांसेस बाय न्यू डिस्कवरीज,
यहाँ बाय हमें वो जरिया, वो माध्यम बता रहा है जिससे प्रगति हो रही है। विज्ञान कैसे आगे बढ़ता है? नई खोजों के द्वारा। सही है। बाय यहाँ हाउ का जवाब दे रहा है। प्रगति का साधन क्या है? व्हाट इज द एजेंट ऑफ प्रोग्रेस? यहाँ एजेंट है न्यू डिस्कवरीज। ये काफी सीधा है। और इसका दूसरा पहलू है नंबर 35, एडवांस फॉर के लिए अग्रिम राशि देना। यहाँ मतलब ही बदल गया। अब ये प्रगति नहीं बल्कि पैसों के लेन देन की बात हो गई। जैसे एक बॉस अपने कर्मचारी को किसी ट्रिप के लिए एडवांस पैसे दे रहा है। द कंपनी गेव हिम एन एडवांस फॉर हिज ट्रिप। और यहाँ जैसा कि आपने पहले इशारा किया था, फॉर हमें वाई का जवाब दे रहा है। एडवांस क्यों दिया गया? यात्रा के उद्देश्य के लिए। बाय हमें कैसे का जवाब दे रहा था और फॉर हमें क्यों का जवाब दे रहा है। ये एक बहुत ही साफ अंतर है। इस हाउ वर्सेस वाई के फ्रेमवर्क से ये दोनों हमेशा याद रहेंगे। अब इसी दुनिया में एक और शब्द है जो कामकाज से जुड़ा है, सलाह। नंबर 36, एडवाइस टू, यानी की सलाह देना। ये काफी सरल लगता है। द डॉक्टर एडवाइस टू रेस्ट। हाँ, ये सीधा है, लेकिन इसमें एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर छिपा है जो जरूरी है। एडवाइस के बाद जब हम किसी को कोई काम करने की सलाह देते हैं तो स्ट्रक्चर होता है एडवाइस समवन टू डू समथिंग। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसे इन्फिनिटिव कहते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू रेस्ट, माई टीचर एडवाइज्ड अस टू स्टडी हार्ड। तो टू यहाँ एक्शन को क्रिया से जोड़ रहा है। ये एक अच्छा टेक्निकल पॉइंट है। मतलब टू यहाँ एक कनेक्टर का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने काम और लेन देन की दुनिया भी देख ली। अब चलते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प दुनिया में, इंसानी भावनाओं और रिश्तों की दुनिया। यहाँ के शब्द अक्सर हमें उलझाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि भावनाएं और रिश्ते अक्सर भाषा की सबसे बड़ी परीक्षा लेते हैं। यहाँ प्रेपोजिशंस का सही चुनाव बहुत मायने रखता है। हमारा पहला शब्द है नंबर 37, एफेबल टू, यानी के प्रति मिलनसार। एफेबल का मतलब है कोई ऐसा इंसान जो फ्रेंडली हो, जिसे बात करना आसान हो, और ये मिलनसारिता किसी व्यक्ति के तरफ होती है, इसीलिए टू का इस्तेमाल होता है। ही इज एफेबल टू एवरीवन। टू यहाँ दिशा को इंगित करता है, डायरेक्शन। आपका जो मिलनसार व्यवहार है वो किसकी तरफ डायरेक्टेड है? दूसरों की तरफ। ये वैसा ही है जैसे काइंड टू समवन या पोलाइट टू समवन। ठीक है, अब आते हैं उस जोड़ी पर जिसमें मैं हमेशा उलझता था। नंबर 38, अफेक्शन फॉर, और नंबर 39, अफेक्शनेट टू। सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ में जमीन आसमान का फर्क है ना? हाँ, और ये भाषा की खूबसूरती का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए इसे तोड़ते हैं। अफेक्शन फॉर एक आंतरिक भावना है, ये एक नाउन है, लगाव। ये वो प्यार या स्नेह है जो आप किसी के लिए महसूस करते हैं। फॉर यहाँ उस भावना के ऑब्जेक्ट को दिखाता है। लगाव किसके लिए? हर अफेक्शन फॉर हर पेट्स, हिज अफेक्शन फॉर हिज कंट्री। ये आपके अंदर है। अच्छा, तो अफेक्शन फॉर एक फीलिंग है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। बिल्कुल। अब आते हैं अफेक्शनेट टू पर। अफेक्शनेट एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण। यह उस भावना का बाहरी प्रदर्शन है, उसका एक्शन है। यह स्नेहपूर्ण व्यवहार है जो आप किसी के प्रति दिखाते हैं। टू यहाँ फिर से दिशा दिखा रहा है। आपका स्नेहपूर्ण व्यवहार किसकी तरफ है? जैसे अ मदर इज ऑलवेज अफेक्शनेट टू हर चाइल्ड। वो बच्चे के प्रति अपना स्नेह जताती है, उसे गले लगाकर, उसकी देखभाल करके। अरे वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी के लिए मेरे दिल में अफेक्शन फॉर हो सकता है, लेकिन अगर मैं अपना स्नेह जता नहीं रहा तो मैं उसके प्रति अफेक्शनेट टू नहीं हूं। ये तो बहुत बड़ा फर्क है, और इससे असल जिंदगी में कितनी गलतफहमियां हो सकती हैं। आपने इसकी आत्मा को पकड़ लिया। यही वो बारीकी है। कोई कह सकते हैं आई हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर माई फादर बट आई एम नॉट वेरी अफेक्शनेट टू हिम बिकॉज आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स ईजिली। मतलब मेरे मन में अपने पिता के लिए बहुत लगाव है, पर मैं उनके प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं कर पाता क्योंकि मैं अपनी भावनाएं आसानी से व्यक्त नहीं कर पाता। एक महसूस किया जाता है, दूसरा दिखाया जाता है। ये अब तक का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। ये सिर्फ एक ग्रामर रूल नहीं है, ये तो साइकोलॉजी है। अब ये कभी नहीं भूलेगा। चलिए इस समूह का आखिरी शब्द देखते हैं। नंबर 40, एफिलिएटेड टू, जिसका मतलब है से संबद्ध होना। हाँ, इसका प्रयोग तब होता है जब कोई संस्था किसी बड़ी संस्था से आधिकारिक रूप से जुड़ी हो। जैसे दिस कॉलेज इज अफिलिएटेड टू दैट यूनिवर्सिटी। टू यहाँ एक फॉर्मल कनेक्शन या अटैचमेंट दिखा रहा है। मैंने कई बार लोगों को एफिलिएटेड विथ कहते हुए भी सुना है। क्या उसमें और एफिलिएटेड टू में कोई फर्क है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आम बोलचाल में लोग दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक सूक्ष्म अंतर है।
एफिलिएटेड टू ज्यादातर ब्रिटिश अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है और ये एक औपचारिक हायरार्कियल संबंध को दिखाता है, जैसे एक छोटा कॉलेज एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अधीन है। एफिलिएटेड विथ अमेरिकी अंग्रेजी में ज्यादा आम है और ये दो बराबर स्तर के संगठनों के बीच जुड़ाव को भी दिखा सकता है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से एफिलिएटेड टू को ज्यादा स्टैंडर्ड और करेक्ट माना जाता है, खासकर जब एक संस्था दूसरी से जुड़ी हो। ये जानकारी तो सोने पर सुहागा है। ये उन छोटी छोटी बातों में से है जो आपको दूसरों से अलग करती हैं। तो आज का ये सफर वाकई में एनलाइटिंग रहा। तो इसका क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि प्रीपोजिशंस सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं हैं, वे असल में कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग के डायरेक्टर हैं। हमने देखा कि कैसे एडमिट जैसा एक शब्द 3 अलग-अलग किरदार निभा सकता है। हमने एडवांस के साथ कैसे और क्यों का फर्क समझा। और सबसे यादगार, हमने अफेक्शन 4 यानी आंतरिक भावना और अफेक्शनेट 2 यानी बाहरी प्रदर्शन के बीच की महीन रेखा को समझा। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि भाषा में छोटे विवरण बहुत मायने रखते हैं। ये नियम केवल रटने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि शब्द एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं और अर्थ का निर्माण करते हैं। सही प्रेपोजिशन का चुनाव आपकी बात को न केवल व्याकरण की दृष्टि से सही बनाता है, बल्कि उसे सटीक, स्पष्ट और ज्यादा प्रभावशाली भी बनाता है। यह आपकी सोच की स्पष्टता को भी दर्शाता है। मैं लिसनर्स के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। अगली बार जब आप अंग्रेजी में कोई लेख, किताब या समाचार पढ़ें तो एक छोटा सा खेल खेलें। जब भी कोई फिक्स्ड प्रेपोजिशन दिखे तो एक पल के लिए रुकें और सोचें कि लेखक ने यही प्रेपोजिशन क्यों चुना। अगर इसकी जगह कोई और प्रेपोजिशन लगा दिया जाता तो क्या वाक्य का अर्थ, उसका भाव या उसकी तीव्रता बदल जाती? ये छोटी सी आदत आपकी भाषा की समझ को सतह से उठाकर गहराई तक ले जाएगी। वोकैब्युलरी के सबसे कंफ्यूजिंग लेकिन शायद सबसे स्कोरिंग हिस्सों में से एक है होमोनिम्स और होमोफोन्स। एसएससी जैसे एग्जाम्स में अक्सर ऐसे ट्रिकी वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं जहां सुनने में तो 2 शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ में जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और एरर डिटेक्शन में अगर सही शब्द का सही मतलब ना पता हो तो पूरा का पूरा नंबर चला जाता है। बिल्कुल। ये शब्द असल में भाषा की पहेलियां हैं जो ये परखती हैं कि आप सिर्फ रट्टा मार रहे हैं या शब्दों की आत्मा को समझ रहे हैं। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज कभी-कभी जानबूझकर हमें कंफ्यूज करना चाहती है। एक ही आवाज, थोड़ी अलग स्पेलिंग और मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। तो आज इसी माया जाल को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इन शब्दों में महारत कैसे हासिल की जाए। चलिए इस इंटरेस्टिंग और एग्जाम स्मार्ट सफर पर निकलते हैं जहां शब्द तो वही होंगे लेकिन उनके मायने कई होंगे। तो आज का हमारा पहला जोड़ा है एल और एल। सुनने में ये दोनों शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल में बहुत बड़ा अंतर है। कहाँ से शुरू करें? चलिए पहले शब्द से ही शुरू करते हैं। एल, जिसकी स्पेलिंग है AIL। AIL। हाँ, ये एक वर्ब यानी क्रिया है। इसका उच्चारण है एल। अच्छा, क्रिया। हाँ, और इसका सीधा साधा मतलब है बीमार होना या तकलीफ में होना। अच्छा, तो ये एक क्रिया है। मुझे याद है डॉक्टर अक्सर पूछते हैं What ails you? हाँ, बिल्कुल। मतलब तुम्हें क्या तकलीफ है। तो यहाँ एल शब्द बीमारी या परेशानी के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब हम किसी की तकलीफ या बीमारी की बात करते हैं तो क्रिया के तौर पर एल का इस्तेमाल होता है। और इसी से नाउन बनता है एलमेंट, जिसका मतलब है बीमारी। तो एल है बीमार होना और एलमेंट है वो बीमारी। अच्छा। इसे विजुअलाइज करने के लिए सोचिए कि कोई दोस्त थका हुआ और उदास बैठा है और आप उससे पूछ रहे हैं कि उसे क्या परेशान कर रहा है। वो जिस तकलीफ से गुजर रहा है वो क्रिया एल है। समझ गई। और इसका जोड़ीदार है एल, स्पेलिंग ALE। यहाँ बस बीच का आई बदलकर ई हो गया है। क्या इससे पार्ट ऑफ स्पीच भी बदल जाता है? हाँ, बिल्कुल। ये छोटा सा बदलाव इसे क्रिया से संज्ञा यानी नाउन बना देता है। अच्छा। उच्चारण तो वही है एल, लेकिन इसका अर्थ है एक प्रकार की बियर। ये एक पेय पदार्थ है। वाह,
मतलब एक अक्षर की हेराफेरी से आप बीमारी से सीधे बियर पर पहुंच गए। एक तरह से हाँ। इसे याद रखने के लिए शायद एक पुराने इंग्लिश पब की कल्पना करना सही रहेगा, जहां लोग लकड़ी के बड़े बड़े मग में एल पी रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीका है इसे याद रखने का। तो संक्षेप में एल, AIL एक क्रिया है जिसका मतलब है बीमार होना। और LALE एक संज्ञा है, मतलब एक प्रकार की बियर। एकदम सही। तो पिछले जोड़े में हमने देखा कि कैसे एक वाउल बदलने से मतलब बदल जाता है, लेकिन अब जो जोड़ा आ रहा है उसमें तो बस एक अक्षर आखिर में जुड़ता है और पूरी कहानी बदल जाती है। एड और एड। हाँ, ये एक क्लासिक उदाहरण है। पहले शब्द को देखते हैं, एड, जिसकी स्पेलिंग है AID। AID। ये है एक वर्ब यानी क्रिया और इसका मतलब है मदद करना या सहायता करना। ये तो काफी आम शब्द है, जैसे हम फर्स्ट एड बॉक्स की बात करते हैं, बिल्कुल। जिसका मतलब है प्राथमिक उपचार की पेटी, या फिर फाइनेंशियल एड यानी वित्तीय मदद। तो एड हमेशा मदद करने के काम या एक्शन से जुड़ा है। बिल्कुल। यह मदद किसी भी रूप में हो सकती है, वित्तीय, मानवीय या शारीरिक। ये एक बहुत व्यापक शब्द है। कल्पना कीजिए कि कहीं बाढ़ आई है और राहत कर्मी लोगों को खाना और दवाइयां देकर उनकी मदद कर रहे हैं। यह जो मदद पहुंचाने का काम है, ये एड कहलाता है। ठीक है, ये तो साफ है। अब आते हैं इसके हमशक्ल पर। एड स्पेलिंग है AIDE, बस एक ई आखिर में लग गया है। और उस एक ई ने इसे क्रिया से संज्ञा मतलब नाउन बना दिया। अच्छा। उच्चारण वही है एड, लेकिन एड का मतलब मदद नहीं बल्कि मदद करने वाला व्यक्ति यानी सहायक होता है। एन असिस्टेंट। अच्छा। तो एड है मदद और एड है मदद करने वाला। मदद करने वाला, बिल्कुल। जैसे हम अक्सर खबरों में पढ़ते हैं, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड विद हिज एड, यानी प्रधानमंत्री अपने सहायक के साथ पहुंचे। तो वो जो व्यक्ति उनके साथ फाइलें लेकर चल रहा है, वो उनका एड है। एकदम सही। इसे विजुलाइज करने के लिए सोचें कि एक CEO के पीछे एक व्यक्ति खड़ा है जो उनके नोट्स और मीटिंग्स का ध्यान रख रहा है। वो व्यक्ति एक एड है। तो फर्क साफ है। हाँ, एड AID मदद करने की क्रिया है, जबकि एड AIDE मदद करने वाला व्यक्ति या सहायक है। हमने अभी देखा कि कैसे एक अक्षर बदलने से मतलब बदल जाता है, पर आवाज वही रहती है। लेकिन अब कुछ ऐसा देखते हैं जहां स्पेलिंग में जमीन आसमान का फर्क है, पर आवाज बिल्कुल एक जैसी है। मुझे तो ये हमेशा परेशान करता है, आइल और आइल। हाँ, ये साइलेंट ऐसी तो सारा भ्रम पैदा करता है। सच में? चलिए पहले शब्द को खोलते हैं। आइल स्पेलिंग है AISLE। ये एक नाउन यानी संज्ञा है और उच्चारण है आइल। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, एस का उच्चारण नहीं होता। इसका मतलब होता है गलियारा, यानी दो पंक्तियों के बीच की खाली जगह। जैसे सुपरमार्केट में सामान की अलमारियों के बीच का रास्ता या सिनेमा हॉल में सीटों की कतारों के बीच का रास्ता। हाँ। मुझे याद है, मैंने पहली बार फ्लाइट में आइल सीट शब्द सुना था और मैं इसकी स्पेलिंग को लेकर बहुत कंफ्यूज थी। मैं तो शायद ISLE ही लिख देती। और ये बहुत आम गलती है। हवाई जहाज में खिड़की वाली सीट और बीच वाली सीट के बगल से जो चलने का रास्ता होता है, उसे आयल कहते हैं। या फिर चर्च में शादी के समय दूल्हा दुल्हन जिस रास्ते पर चलकर आते हैं, उसे भी वॉकिंग डाउन द आयल कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आयल यानी गलियारा। अब दूसरे शब्द पर आते हैं, आयल, जिसकी स्पेलिंग है ISLE। ISLE। यहाँ भी स साइलेंट है और उच्चारण आयल ही है। सही। ये भी एक नाउन है, लेकिन इसका अर्थ है द्वीप या टापू, एन आइलैंड। द्वीप। आइल आमतौर पर एक छोटे द्वीप के लिए इस्तेमाल होता है, जमीन का वो टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। इसे याद रखने के लिए समुद्र के बीच में एक छोटा खूबसूरत सा टापू सोच सकते हैं, जिस पर नारियल के पेड़ लगे हैं। वो एक आइल है। बिल्कुल। तो एक है थिएटर के अंदर का रास्ता, आइल, और दूसरा है समुद्र के बीच की जमीन, आइल। स्पेलिंग में इतना अंतर, पर आवाज में कोई नहीं। कमाल है। यही अंग्रेजी भाषा की खूबसूरती और चुनौती है। अच्छा, अभी तक जिन शब्दों की हमने बात की, उनके अर्थ काफी अलग अलग थे, लेकिन अब असली चुनौती पर आते हैं। दो ऐसे शब्द जो सुनने में बहुत मिलते जुलते हैं और जिनका मतलब भी दोस्ताना या फ्रेंडली जैसा ही है। ये है एमिकेबल और एमिएबल। यहाँ तो पक्का गड़बड़ होती होगी, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं और दोनों का मतलब भी मिलता जुलता है। चलिए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। ठीक है। पहला शब्द है एमिकेबल, स्पेलिंग AMICABLE। ये एक एडजेक्टिव यानी विशेषण है।
इसका मतलब है मैत्रीपूर्ण। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? क्या हम किसी व्यक्ति के लिए कह सकते हैं कि ही इज एन एमिकेबल पर्सन? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। आपका शक सही है। एमिकेबल शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर व्यक्तियों के लिए नहीं, बल्कि चीजों, समझौतों या रिश्तों के लिए होता है। अच्छा। इसे याद रखने का एक तरीका इसकी जड़ को समझना है। एमिकेबल लैटिन शब्द एमिकस से आया है, जिसका मतलब दोस्त होता है। लेकिन इसका एक और संबंधित शब्द है एमिटी, जिसका मतलब होता है राष्ट्रों या समूहों के बीच मैत्री। अरे वाह! इसलिए एमिकेबल का इस्तेमाल संबंधों या समझौतों की प्रकृति बताने के लिए होता है। जैसे एमिकेबल डिवोर्स, यानी एक ऐसा तलाक जो आपसी सहमति और शांति से हुआ हो, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो एमिटी से एमिकेबल, यानी समूहों के बीच का मैत्रीपूर्ण समझौता। बिल्कुल। इसे विजुलाइज करने के लिए दो बिजनेस पार्टनर्स की कल्पना कर सकते हैं जो अपनी पार्टनरशिप खत्म कर रहे हैं, लेकिन शांति से, हाथ मिलाकर। उनका ये समझौता एमिकेबल है। एकदम सही। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, एमिएबल। स्पेलिंग है AMIABLE। ध्यान दें, यहां सी नहीं है। एमिएबल। ये भी एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ भी मिलनसार, सौम्य और विनम्र है। इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के स्वभाव या व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए होता है। तो एक एमिएबल व्यक्ति वो है जो खुशमिजाज और विनम्र हो। हाँ। तो इसका भी कोई रूट कनेक्शन है? हाँ, इसे आप फ्रेंच शब्द अमी से जोड़ सकते हैं, जिसका मतलब होता है दोस्त। अच्छा। एक एमिएबल व्यक्ति वो है जिसके साथ दोस्ती करना आसान हो, उसका स्वभाव ही दोस्ताना होता है। जैसे शी हैज एन एमिएबल पर्सनैलिटी, या एवरीवन लाइक्स हिम बिकॉज ही इज सो एमिएबल। अब ये पूरी तरह साफ हो गया है। एमिकेबल जिसमें सी है वो समझौतों मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स और रिश्तों के लिए है, सही। और एमिएबल किसी व्यक्ति के प्यारे स्वभाव के लिए। ये रूट वाला तरीका सच में बहुत मददगार है। बिल्कुल। एमिकेबल फॉर सिचुएशंस, एमिएबल फॉर पर्सनैलिटीज। चलिए आज के आखिरी जोड़े पर आते हैं। ये दो शब्द है एलिविएट और एलिवेट। इनके अंत का साउंड इवेट एक जैसा है, लेकिन शुरू का एक छोटा सा हिस्सा इनके मतलब को बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जाता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि प्रीफिक्स यानी उपसर्ग कैसे शब्द का अर्थ बदल देता है। पहला शब्द है एलिविएट। स्पेलिंग ALLEVIATE। ये एक वर्ब यानी क्रिया है। एलिविएट। और इसका मतलब है कम करना या राहत देना। यानी किसी बुरी चीज की तीव्रता को कम करना। जैसे कोई दवा सिर दर्द को कम करती है तो हम कह सकते हैं द मेडिसिन एलिविएट्स द हेडेक। एकदम सही। एलिविएट शब्द का इस्तेमाल दर्द, दुख, गरीबी या किसी भी समस्या की गंभीरता को कम करने के लिए किया जाता है। अच्छा। सरकार की नीतियां गरीबी को एलिविएट करने के लिए होती हैं। इसे विजुलाइज करने के लिए सोचिए कि किसी के पैर में बहुत दर्द है और वो गर्म पानी की सिकाई करके उस दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने दर्द को एलिविएट कर रहा है। ठीक है, तो एलिविएट का मतलब है किसी बुरी चीज को नीचे लाना या कम करना। और इसका दूसरा साथी है एलिवेट, ELEVATE। इसका मतलब तो ऊपर उठाने से है ना? बिल्कुल। एलिविएट का लगभग उल्टा। एलिवेट भी एक क्रिया है और इसका मतलब है उठाना या ऊंचा करना। ये किसी चीज को भौतिक रूप से ऊपर उठाना भी हो सकता है, जैसे एक लिफ्ट या एलिवेटर लोगों को ऊपर के फ्लोर पर एलिवेट करता है। और इसका कोई मेटाफोरिकल मतलब भी है? हाँ, और वो ज्यादा इस्तेमाल होता है। किसी का पद, स्तर या मनोबल बढ़ाना भी एलिवेट करना कहलाता है। अच्छा। जैसे अच्छी परफॉर्मेंस के बाद किसी को प्रमोशन देकर उसका पद एलिवेट कर दिया गया, या कोई प्रेरणा देने वाली स्पीच सुनकर आपका मनोबल, स्पिरिट, एलिवेट हो जाता है। ये तो बहुत साफ है। कल्पना कीजिए एक लिफ्ट जो लोगों को ऊपर ले जा रही है, वो उन्हें एलिवेट कर रही है, और कोई व्यक्ति जो दर्द से परेशान है और दवा ले रहा है, वो दर्द को एलिविएट कर रहा है। एक ऊपर ले जाता है, दूसरा नीचे लाता है। बिल्कुल सही सारांश है। एलिविएट मतलब किसी बुरी चीज को कम करना और एलिवेट मतलब किसी चीज को ऊपर उठाना। तो आज हमने देखा कि कैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द सुनने में या दिखने में एक जैसे होकर भी कितने अलग-अलग अर्थ रखते हैं। बीमार होने यानी एल से लेकर बियर एल तक, और मदद एड से लेकर मददगार एड तक। इन शब्दों के बीच का बारीक अंतर समझना ही वोकैबुलरी पर महारत हासिल करने की कुंजी है। जैसा हमने एमिकेबल और एमिएबल के मामले में देखा, कभी-कभी शब्दों की जड़ों तक जाने से उनका असली मतलब हमेशा के लिए याद रह जाता है। ये बात तो है। ये सिर्फ परीक्षा में अंक नहीं दिलाता, बल्कि भाषा की हमारी समझ को भी गहरा करता है।
ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। सोचने वाली बात यह है कि भाषा की ये जटिलता, जहाँ एक जैसी आवाज़ों के इतने अलग अलग मतलब होते हैं, क्या ये इसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव और रचनात्मक बनाती है या सिर्फ सीखने वालों के लिए एक और चुनौती पेश करती है? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे एक श्रोता ने फ्रेजल वर्ब्स की एक लिस्ट भेजी है जी। और वो इन्हें सिर्फ रटना नहीं चाहते बल्कि इनके पीछे का जो लॉजिक है उसे समझना चाहते हैं। और ये सवाल बहुत बढ़िया है। हाँ, मतलब ये छोटे छोटे शब्द अप, डाउन, ऑन, ये सब जुड़कर पूरा मतलब कैसे बदल देते हैं। बिल्कुल, और यही फ्रेजल वर्ब्स की सबसे दिलचस्प बात है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन 10 फ्रेजल वर्ब्स का मतलब जानना नहीं है, नहीं। बल्कि इनके पीछे के पैटर्न को पकड़ना है। हम्म। हम देखेंगे कि एक ही वर्ब कैसे अलग-अलग प्रेपोजिशंस के साथ मिलकर नए-नए मतलब बनाता है। बिल्कुल, तो चलिए इस लिस्ट की गहराई में उतरते हैं। पहला है नंबर 31, बैटल थ्रू। इसका मतलब दिया गया है टू स्ट्रगल और फाइट थ्रू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। किसी मुश्किल हालात से संघर्ष करके बाहर निकलना। हाँ। अगर हम इस फ्रेज को इसके हिस्सों में तोड़कर देखें तो इसका लॉजिक बहुत साफ दिखता है। अच्छा। पहला शब्द है बैटल, मतलब लड़ाई या जंग, और दूसरा है थ्रू, जिसका मतलब होता है किसी चीज के बीच से होकर गुजरना, मतलब उसके आर पार निकलना। हाँ। तो जब आप किसी मुश्किल से बैटल थ्रू करते हैं तो आप सचमुच उस मुश्किल के बीच से लड़ते हुए अपना रास्ता बना रहे होते हैं। अच्छा, तो इसे ऐसे सोच सकते हैं कि एक टीम है जो टूर्नामेंट में बहुत चोटिल हो गई है, लेकिन फिर भी वो मुश्किलों से बैटल थ्रू कर रही है। बिल्कुल सही। वो सिर्फ मैच नहीं जीत रहे, नहीं, वो मुश्किलों से बैटल थ्रू कर रहे हैं। तो इसकी ट्रिक ये हो सकती है कि बैटल यानी लड़ाई और थ्रू यानी आर पार, तो मुश्किलों के आर पार लड़ाई करके जाना। एकदम सही। जैसे द कंपनी हैड टू बैटल थ्रू अ टफ इकोनॉमिक रिसेशन। यहाँ कंपनी ने मंदी के दौर से लड़कर खुद को बचाया है। ठीक है, ये तो काफी सीधा था। अब आते हैं नंबर 32 पर, बी इन फॉर। इसकी परिभाषा है टू बी लाइकली टू एक्सपीरियंस समथिंग यूजुअली अनप्लेजेंट। मतलब आगे कुछ अप्रिय या मुश्किल होने की संभावना है। हाँ, और यहाँ ध्यान देने वाली बात है यूजुअली अनप्लेजेंट, मतलब आमतौर पर कुछ बुरा। जी। तो बी इन फॉर एक तरह की कह सकते हैं चेतावनी है। अगर कोई कहता है यूल बी इन फॉर अ सरप्राइज, तो वो सरप्राइज शायद अच्छा न हो। अच्छा। इसके टुकड़े हैं बी यानी होना और इन फॉर मतलब किसी चीज के लिए अंदर। कल्पना कीजिए कि आप अनजाने में किसी ऐसी स्थिति में अंदर आ गए हैं जो आपको एक बुरे अनुभव के लिए तैयार कर रही है। अच्छा, तो जैसे अगर कोई बिना तैयारी के परीक्षा देने चला जाए तो वो एक मुश्किल पेपर के लिए ही इज गोइंग टू बी इन फॉर इट। बिल्कुल। इसे याद रखने के लिए सोच सकते हैं कि आप किसी जाल के अंदर यानी इन, किसी बुरी चीज के लिए यानी फॉर फंस गए हैं। बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन है। या मान लीजिए आपने अपने बॉस से कोई जरूरी बात छुपाई है और उन्हें पता चल जाता है, तो मुश्किल होने वाली है। हाँ, तो आपका दोस्त कह सकता है ओ यू आर गोइंग टू बी इन फॉर सम सीरियस ट्रबल नाउ। समझ गया। अगला फ्रेजल वर्ब तो सीधा साइंस फिक्शन से आया लगता है, बीम डाउन। नंबर 33। हाँ, ये मजेदार है। परिभाषा है टू ट्रांसपोर्ट और ट्रांसमिट डाउन, ऑफन इन साई-फाई मूवीज। मतलब टेलीपोर्ट करके नीचे भेजना। जी। ये क्या आम बातचीत में इस्तेमाल होता है? आम बातचीत में तो बहुत कम, लेकिन पॉप कल्चर की वजह से सब इसे जानते हैं। ये स्टार ट्रेक से मशहूर हुआ है। अच्छा, स्टार ट्रेक से? हाँ, जहाँ वो स्पेसशिप से किरदारों को एक रोशनी की किरण मतलब एक बीम ऑफ लाइट से ग्रह पर नीचे यानी डाउन भेजते थे। हाँ, याद आया। तो किसी को बीम डाउन करने का मतलब ही है उसे टेलीपोर्ट करके नीचे भेजना। इसका ब्रेकडाउन बहुत सीधा है। बीम मतलब किरण और डाउन मतलब नीचे। इसे मन में सोचना तो सबसे आसान है। स्टार ट्रेक का वो सीन जहां कैप्टन कहते हैं बीम डाउन द क्रू और वो लोग रोशनी में गायब होकर नीचे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। और कभी-कभी लोग मजाक में भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे? जैसे अगर कोई दोस्त बहुत दूर खड़ा हो तो कोई कह सकता है काश मैं तुम्हें यहाँ बीम डाउन कर पाता। सही है। अच्छा, अब एक ऐसे फ्रेजल वर्ब पर आते हैं जो अक्सर पुरानी कहानियों में मिलता है। नंबर 34, बेयर अवे। इसका मतलब है कैरी समवन और समथिंग अवे, यानी किसी को या किसी चीज को उठाकर दूर ले जाना। यहाँ बेयर शब्द का मतलब भालू नहीं है। नहीं। इसका मतलब है वहन करना या उठाकर ले जाना। तो जब हम कहते हैं बेयर अवे तो इसका मतलब होता है किसी चीज को वहन करके दूर यानी अवे ले जाना।
जैसे एक तेज हवा का झोंका आपकी टोपी को बेयर अवे कर सकता है, उड़ाकर दूर ले जा सकता है। मैंने इसे जीत लेना के संदर्भ में भी पढ़ा है, जैसे शी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज। क्या ये इसका एक और मतलब है? बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ बिल्कुल, जीत कर ले जाना भी इसका एक मतलब है। अच्छा, जब आप कोई इनाम बेयर अवे करते हैं तो आप उसे जीत कर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तो दोनों ही मामलों में भाव वही है, किसी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना। समझ गया। ठीक है, अब हम बेयर वर्ब वाले फ्रेजल वर्ब्स के समूह में आ गए हैं। हाँ, ये एक पूरी फैमिली है। अगला भी इसी से जुड़ा है, नंबर 35, बेयर डाउन। इसकी परिभाषा है टू अप्लाई स्ट्रॉन्ग प्रेशर और फोर्स, मतलब बहुत जोर या दबाव डालना। हाँ, और यहाँ बेयर का मतलब फिर से वहन करना या डालना है, लेकिन इस बार दिशा नीचे यानी डाउन की ओर है। जब आप किसी चीज पर बेयर डाउन करते हैं तो आप उस पर अपना पूरा वजन या ताकत नीचे की तरफ डालते हैं। ये शारीरिक दबाव हो सकता है। और क्या ये मानसिक दबाव के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल। जैसे कोई टीम मैच के आखिरी मिनटों में विरोधी टीम पर बेयर डाउन करती है। ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। या जब डेडलाइन पास आ रही हो तो आप काम पूरा करने के लिए खुद पर बेयर डाउन करते हैं। मतलब खुद पर मानसिक जोर डालते हैं। जी, तो बेयर डाउन का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि संकल्प और इच्छा शक्ति का दबाव भी है। अगला है नंबर 37, बेयर आउट। इसकी परिभाषा है टू सपोर्ट और कन्फर्म। पुष्टि करना। हाँ, किसी बात का समर्थन करना। ये तो पिछले वाले से बिल्कुल अलग है। यहाँ बेयर का मतलब है समर्थन देना और आउट का भाव है किसी चीज को बाहर लाकर साबित करना। अच्छा, तो जब कोई सबूत या कोई गवाह आपकी कहानी को बेयर आउट करता है तो वो आपकी बात को सच साबित करके सबके सामने लाता है। तो इसे ऐसे सोच सकते हैं कि एक वैज्ञानिक ने एक थियरी दी और बाद में उसके एक्सपेरिमेंट्स के नतीजों ने उसकी थियरी को बेयर आउट कर दिया। बिल्कुल सही साबित कर दिया। तो ट्रिक ये हो सकती है कि सच को सहारा देकर बाहर लाना। एकदम सही। या इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे द विटनेसेस स्टेटमेंट डिड नॉट बेयर आउट द डिफेंडेंट्स एलिबाई। अब गवाह के बयान ने आरोपी की दलील की पुष्टि नहीं की। जी ठीक है, अब आते हैं नंबर 38 पर, बेयर अप। मतलब है टू एंड्योर अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मुश्किल हालात को सहन करना। ये सुनने में कोप विद जैसा लगता है। क्या इन दोनों में कोई फर्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है। कोप विद का मतलब है किसी मुश्किल स्थिति को मैनेज करना। हाँ, लेकिन बेयर अप में एक खास भाव है और वो है हिम्मत बनाए रखने का। अप यहाँ पर गिरने या टूटने के विपरीत खड़े रहने का प्रतीक है। अच्छा, जब कोई बहुत बड़े दुख से गुजर रहा हो और फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता तो हम कहते हैं ही इज बेयरिंग अप वेल। तो बेयर अप का फोकस सिर्फ सहने पर नहीं बल्कि हिम्मत के साथ बिना टूटे सहने पर है। बिल्कुल। जैसे किसी दोस्त को बुरी खबर मिलने पर आप उसे कहते हैं आई नो इट्स टफ बट यू हैव टू बेयर अप फॉर योर फैमिली। समझ गया। बेयर अप में एक तरह की बहादुरी और सहनशीलता का मिश्रण है। अब लिस्ट में 2 फ्रेजल वर्ब्स हैं जो बहुत समान लगते हैं। नंबर 36 बेयर ऑन और नंबर 39 बेयर अपॉन। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। दोनों का मतलब है टू हैव रेलेवेंस और इन्फ्लुएंस ऑन समथिंग, यानी किसी चीज से संबंधित होना या उस पर प्रभाव डालना। तो क्या इनमें कोई फर्क है? देखिए, मतलब के स्तर पर बेयर ऑन और बेयर अपॉन में कोई अंतर नहीं है। कोई भी नहीं? नहीं, दोनों का मतलब है कि किसी एक चीज का दूसरी चीज पर असर है। यहाँ बेयर का मतलब है संबंध रखना या भार डालना और ऑन या अपॉन दोनों का मतलब है किसी चीज के ऊपर। तो इसे ऐसे समझें कि आपके किसी फैसले का भार यानी बेयर किसी मुद्दे के ऊपर यानी ऑन एंड अपॉन पड़ रहा है। बिल्कुल, उस पर असर डाल रहा है। जैसे एक वकील कोर्ट में कह सकता है दिस न्यू एविडेंस विल बेयर अपॉन द फाइनल वर्डिक्ट। हाँ, और अब आते हैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से पर। इन्हें कब इस्तेमाल करें? बेयर अपॉन को ज्यादा फॉर्मल माना जाता है। अच्छा, ज्यादा औपचारिक। जी, आपको ये कानूनी दस्तावेजों या एकेडमिक लेखों में ज्यादा मिलेगा, जबकि बेयर ऑन थोड़ा कम फॉर्मल है और आम बातचीत में ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो मतलब अगर हम किसी अकादमिक पेपर में लिख रहे हैं तो बेयर अपॉन बेहतर विकल्प है, लेकिन दोस्तों से बातचीत में बेयर ऑन ज्यादा स्वाभाविक लगेगा। एग्जैक्टली। ये बस स्टाइल और कॉन्टेक्स्ट का फर्क है, मतलब का नहीं। ठीक है, और अब इस बेयर परिवार का आखिरी सदस्य नंबर 40 बेयर विथ। ये तो मेरा पसंदीदा है। इसका मतलब है टू बी पेशेंट विथ,
यानी किसी के साथ धैर्य रखना। हाँ, ये बहुत आम है। हाँ, ये रोजमर्रा की बातचीत में बहुत इस्तेमाल होता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था तो मेरा इंटरनेट बार-बार कट जाता था। ओहो। मुझे हर क्लास में कम से कम 2 बार कहना पड़ता था, प्लीज बेयर विद मी स्टूडेंट्स। मैं कल्पना कर सकता हूँ। तो जब हम किसी से कहते हैं बेयर विद मी, तो हम उनसे कह रहे होते हैं कि मेरे साथ थोड़ा सहन करो या थोड़ा धैर्य रखो। हाँ, खासकर जब किसी काम में देरी हो रही हो या कोई तकनीकी गड़बड़ी हो, ये बहुत ही विनम्र तरीका है किसी से थोड़ा समय मांगने का। तो इसका ब्रेकडाउन है बेयर और विथ। जी, मेरे साथ थोड़ी मुश्किल सहन कर लो। तो हमने बेयर वर्ब के साथ 6 अलग-अलग फ्रेजल वर्ब्स देखे। बेयर अवे, बेयर डाउन, बेयर आउट, बेयर अप, बेयर ऑन अपॉन और बेयर विथ। हाँ, और यही इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक पैटर्न सा दिख रहा है। बिल्कुल, एक दिलचस्प पैटर्न यहाँ उभर रहा है। बेयर का मूल अर्थ है वहन करना या सहना। जब हम इसमें अवे, डाउन, आउट जैसे दिशा बताने वाले शब्द जोड़ते हैं तो उसका मतलब फिजिकल एक्शन से मेंटल स्टेट या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की तरफ चला जाता है। एग्जैक्टली, ये एक यात्रा जैसा है। बेयर अवे यानी शारीरिक रूप से कुछ उठाकर ले जाना से लेकर बेयर ऑन यानी किसी विचार पर अमूर्त रूप से प्रभाव डालना। और बेयर डाउन में शारीरिक और मानसिक दोनों दबाव हैं। हाँ, बेयर अप पूरी तरह से भावनात्मक हिम्मत है। बेयर आउट तर्क और सबूत से जुड़ा है और बेयर विथ सामाजिक व्यवहार और धैर्य से। यही फ्रेजल वर्ब्स की खूबी है। तो ये थे आज के 10 फ्रेजल वर्ब्स। हमने देखा कि कैसे बैटल थ्रू जैसे सीधे साधे एक्शन से लेकर बेयर वर्ब के अलग-अलग पहलुओं को समझना कितना दिलचस्प हो सकता है। भाषा को याद करने का सबसे अच्छा तरीका उसे समझना है, उसके पैटर्न को पहचानना है। ये ट्रिक्स और विजुअलाइजेशन सिर्फ एक शुरुआती मदद के लिए है। हाँ, जितना आप इन्हें पढ़ेंगे और इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही स्वाभाविक रूप से भाषा का हिस्सा बन जाएंगे। आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए। अपनी मातृभाषा में इस्तेमाल होने वाले किसी मुहावरे या कहावत के बारे में सोचिए। अगर आपको उसे किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना हो जो वो भाषा सीख रहा है, तो आप उसके हिस्सों, उसके पीछे के लॉजिक और उसकी विजुअलाइजेशन को कैसे समझाएंगे? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा। Please subscribe to the channel and please like the video. Thank you.